दोस्तों नमस्कार। आज की ये क्लास ईवीएस पेडागॉजी से संबंधित है। यदि आप इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट मिल सके। तो दोस्तों आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ईवीएस पेडागॉजी। तो ईवीएस पेडागॉजी में पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इन्वायरमेंट के शब्द की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी भाषा से हुई है, या फिर फ्रेंच से हुई है, या इटालियन से हुई है, या फिर जर्मन भाषा से हुई है। तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई ये आपको छांट के बताना है। तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा से हुई है। तो हमारा पहला का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्राकृतिक घटक में सम्मिलित हैं? क्या निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्राकृतिक घटक में सम्मिलित हैं? सड़क एवं स्थल, दूसरा ऑप्शन जल एवं वायु, तीसरा ऑप्शन पार्क एवं संस्कृति, चौथा ऑप्शन मृदा एवं पुल। तो प्राकृतिक घटक के रूप में कौन सम्मिलित है उसको आपको पता लगाना है। तो सड़क तो मानव निर्मित होता है तो प्राकृतिक होगा नहीं, पार्क मानव निर्मित होता है या प्राकृतिक होगा नहीं, फिर मृदा पुल पुल जो है मानव निर्मित होता है तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में हमारा कौन सा ऑप्शन बच रहा है? तो वो ऑप्शन बच रहा है दूसरा ऑप्शन। दूसरा इधर राइट आंसर, जो दूसरे का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? पहला ऑप्शन दिया है डार्विन, दूसरा ऑप्शन दिया है टेंसले, तीसरा ऑप्शन दिया ए और यानी एक और दो दोनों, और या चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा थी जो दिए थे वो टेंसले महोदय जी दिए थे। तो तीसरे का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या ए नंबर दिया है, पर्यावरण मानवीय क्रियाकलाप को अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित करता है। फिर उसके बाद बी दिया है, फ्रेंच में फ्रेंच में पर्यावरण का अर्थ आस पड़ोस होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल ए सही है, या केवल बी सही है, या ए बी दोनों सही है, या फिर ना तो ए और ना तो बी सही है। तो इसमें जो है ए नंबर जो दिया गया है, पर्यावरण मानवीय क्रियाकलाप को अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित करता है, ये बात सही है। फिर उसके बाद फ्रेंच में पर्यावरण का अर्थ आस पड़ोस होता है, तो ये बात गलत है। फ्रेंच में पर्यावरण शब्द का अर्थ जो होता है वो दूसरा होता है। तो फ्रेंच में जो इन्वार जो होता है फ्रेंच में, वो इन्वारियर जो होता है, इन्वारियर से ही इन्वायरमेंट बना है, तो उसका अर्थ होता है पड़ोस। लेकिन इसमें बोल रहा है फ्रेंच में पर्यावरण का अर्थ आस पड़ोस होता है, तो ये बात गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, हमारा केवल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि पहला ऑप्शन है। उसके बाद 5 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को आपको छांटना है। ए नंबर दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है, या बी पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है, या उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सबसे उत्पादक पारितंत्र होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? तो इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो पांचवें में हमारा जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तीनों राइट है। क्या पारिस्थितिक जो है तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिक कहा जाता है, ये बात सही है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है, यह भी बात सही है। उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सबसे उत्पादक पारितंत्र होता है, तो ये भी बात सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। तो यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे। उसके बाद छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया है एक तरफ उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटनकर्ता, फिर लोमड़ी, कवक, पौधे। इसमें आपको मिलाना है, इसमें कूट दिया गया है। तो इसमें मिला के बताइए आप कूट कौन सा सही हो जाएगा। इसमें जो दिया गया है ए 1 2 3 या ये सब जो दिए गए हैं, इसमें आप हमको हमको मिला के बताना है। तो इसमें जो है उत्पादक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसमें इसमें मिला लीजिए आप। दूसरा ऑप्शन सही है, तो वही इसमें पहले का दूसरा चला जाएगा। तो उत्पादक जो होता है वो कवक होता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता होता है वो पौधे होते हैं। फिर अपघटनकर्ता जो होता है वो लोमड़ी होते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो दिया गया है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन,
खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। फिर उसके बाद सी ऑप्शन में दिया है, यह विभिन्न जीवों का एक क्रम होता है जिसके द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए बी सही है या ए और बी दोनों ऑप्शन में दिया गया है, ये थोड़ा मिस्टेक है। बी सी सही है या ए बी सी तीनों सही है? तो सातवें में जो हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। तो सातवें का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। बी, खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल एक ही दिशा में होता है। सी, खाद्य जाल पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन के लिए आवश्यक होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए और बी सही है या ए सी सही है या बी सी सही है या फिर ए बी सी तीनों सही है? तो इसमें जो दिया गया है क्या बोल रहा है, खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल एक दिशा में होता है, ये बात गलत है। खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में नहीं होता है, ये बहुदिशीय होता है या किसी भी दिशा में ये जाता रहता है। तो ये क्या है, खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है केवल एक दिशा में बोला, ये बात गलत है। बाकी सी ऑप्शन और ए ऑप्शन हमारा राइट है। तो ए और सी जिसमें होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दूसरे ऑप्शन में है तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो आठवीं का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद नौवें, भारत में वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? क्या भारत में वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? कृषि का विस्तार, खनन, स्थानांतरित कृषि या फिर वृक्षारोपण। तो भारत में वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो भारत में वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक जो होते हैं वो वृक्षारोपण कहलाते हैं। वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए, तो यही है वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? तो वृक्षारोपण जो है वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। नौवें का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी, फोर्थ यहाँ इसमें होगा। इसमें क्या बोल रहा था, हम ध्यान नहीं दिए। भारत में वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं इसको बोलना चाहिए। कौन से हैं तो हम एक ठो बता दिए हैं। इसमें कृषि का विस्तार भी करना चाहिए वनोन्मूलन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी चाहिए। उसके बाद खनन, स्थानांतरित कृषि, वृक्षारोपण जो है तो ये होता है। भारत में वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक सभी हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ए बी सी तीनों जो होते हैं वो क्या है, वनोन्मूलन के उत्तरदायी कारक है। लेकिन कौन सा नहीं है, डी जो है वो वनोन्मूलन का यानी वनोन्मूलन का उत्तरदायी कारक नहीं है। क्या, जो वृक्षारोपण होता है इससे वन कम नहीं होता और वन की अधिकता होती है। वनोन्मूलन का मतलब होता है वन की जो कमी होती है। कृषि के विस्तार से वनों की मात्रा में कमी आती है। खनन में भी वन की मात्रा में कमी आती है और स्थानांतरित कृषि में भी वन गायब होते जा रहे हैं। तो कौन कौन से कारक उत्तरदायी? ये उत्तरदायी नहीं है। बाकी ये कृषि का विस्तार, खनन, स्थानांतरित कृषि जो होता है वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। सॉरी दोस्तों, हम ध्यान नहीं दे पाए थे तो क्वेश्चन को समझ नहीं पाए थे। तो हमारे ये ए बी सी तीनों जो है फोर्थ ऑप्शन में यही हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है इसमें से, तो इसमें से हम मिलाते हैं। इसमें दिया गया है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। किससे संबंधित है? एक पृथ्वी के से संबंधित था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 एक एजेंडा था जो एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ये 5 जून पर्यावरण से संबंधित जो दिवस बनाया जाता है वो उसी दिन वो डिसाइड हुआ था। तो ये सीधा सीधा दिया है, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए, इधर उधर मिलान करने के लिए दिया गया था। तो हमारा कोड जो दिया गया है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए 1 2 3, तो 10वें का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया ए नंबर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया था। बी दिया है पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 के केंद्र में पर्यावरण और विकास था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें केवल ए सही है या बी सही है या फिर ए बी दोनों सही है। तो जो हमारा जो तीसरा ऑप्शन दिया है ए और बी हमारा दोनों राइट हो जाएगा। क्या, ये बोल रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ था, तो ये बात सही है।
पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 के केंद्र में पर्यावरण और विकास था। ये भी बात सही है, पर्यावरण और विकास जो है 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके ये एकदम सेंटर पे था। इसी पर आधारित सारी चर्चाएं, सारे सम्मेलन किए गए थे। तो ये भी बात सही है। तो ए बी हमारा दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, अपिक्को आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? तो एपिक्को आंदोलन जो था वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 22 मई या फिर 3 अक्टूबर? तो जैव विविधता जो दिवस होता है वो 22 मई को मनाया जाता है। तो 13वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? जुलाई और जनवरी, जुलाई और फरवरी, जुलाई और मार्च, जुलाई और अप्रैल? तो वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जो है वो जुलाई और फरवरी के महीने में मनाया जाता है। तो 14वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद इसको भी मिलान करना है 15वें क्वेश्चन में। तो 15वें क्वेश्चन में मिलान करना है, तो मिलाइए, देखते हैं हम। पृथ्वी दिवस कब होता है? तो 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। उसके बाद ये पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। उसके बाद पर्यावरण दिवस 5 जून मनाया जाता है, तो 5 जून मिला दीजिए। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण दिवस जो होता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके हिसाब से हमारा 15वें का जो 15 क्वेश्चन था ना, 15वें का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से दोस्तों ये पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? A.K. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई या फिर मेधा पाठक? तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो चिपको आंदोलन को किसके सम्मिलित होने पे या किसके नेतृत्व में बल मिला था? तो 16वां का जो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट दिया गया है सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे थे और वो सबके यानी इनके नेतृत्व में ही चिपको आंदोलन सफल हुआ था या इनको बल मिला था। तो 16वां का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। ये एनसीईआरटी से संबंधित है। इन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो अपने मृत्यु के समय वो क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री? तो 17वां का जो ये इनके बारे में दिया गया है कि इनके बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या लिखे थे? उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक एक कहानी लिखे थे जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी थी। तो ये अपनी मृत्यु के समय क्या थे? तो अपनी मृत्यु के समय जो ये थे ये भारत के राष्ट्रपति थे। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये 17वें का तीसरा ऑप्शन राइट है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? यानी इसका कहने का मतलब है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं तो वहाँ की जंगल और प्राकृतिक वनस्पतियों में उनका अधिकार है। यह जनादेश किस वर्ष लाया गया था? तो यह जनादेश संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 में आया था। यह भारतीय जंगल अधिनियम 1927 में आया था। यह जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में आया था। यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 ईस्वी को आया था। तो इसमें बोल रहा है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जनादेश जो है जंगल अधिकार अधिनियम 2007
में जो एक नियम बनाए गए थे कि जो व्यक्ति या जो आदिवासी लोग हैं वो जंगल में कम से कम यदि 25 वर्षों से रह रहे हैं तो उस जंगल में उन वनस्पतियों में उन आदिवासियों का अधिकार प्राप्त होता है, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। तो यह जनादेश किस अधिनियम के अंतर्गत आया था? तो यह जनादेश जो है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 ईस्वी को आया था। तो हमारा 18वें का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? यानी कौन सी गैस है जिसके कारण से ताजमहल पीला होता जा रहा है? क्लोरीन के कारण, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या फिर सल्फर के कारण ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ताजमहल के पीले होने के लिए जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण प्रायः ताजमहल पीला होता जा रहा है या बदरंग होता जा रहा है। तो किसके कारण जो ताजमहल पीला होता जा रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो हवा में मिल जाती है, और वो कहाँ से आती है? वो फैक्ट्रियों से आती है। तो जो फैक्ट्रियों से गंदी हवा आती है वो इन्वायरमेंट में मिल जाती है, उसके कारण से जो ताजमहल का जो रंग है वो पीला होता चला जा रहा है। तो 19वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? क्या भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, या ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, या ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृक्ष छाया में होते हैं, या फिर ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली अथवा कम होती है। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो 20वें का जो तीसरा ऑप्शन दिया गया ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृक्ष छाया में हैं, इसीलिए क्या होते हैं? वो मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। तो 20वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 21वां क्वेश्चन, हमारे देश में एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा या पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है? ये भी एनसीईआरटी से एकदम सीधा सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है, या वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर इंटू 100 मीटर हैं, या फिर वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, या फिर वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। तो हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग यानी आदिवासी लोग जो खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। तो यानी टिन क्या होता है? एक टिन बीज को जितनी ज़मीन में बोया जाता है वो एक टिन एक टिन ज़मीन बोली जाती है। वो एनसीईआरटी से ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हमारा 21वें का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो 21वें का जो दिया गया है ये थर्ड ऑप्शन, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है वो एक टिन जमीन कहलाती है। तो 21वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन, एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 तथा कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। यानी एनसीईआरटी में जो उसी से ठंडा उसी से गर्म एक कहानी दी गई है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी लिखे थे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी बच्चों को कहानियाँ सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये सीटेट दिसंबर 2021 में लेटेस्ट जो क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम हुआ था ऑनलाइन पैटर्न पे उस पर आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, या फिर जल चक्र के प्रत्यय का, या फिर संगठन की प्रक्रिया का, या फिर छात्रों में रुचियाँ का। तो जो उसी से ठंडा उसी से गर्म जो कहानी लिखी गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो मेन उद्देश्य कहानी कविताओं का मेन उद्देश्य होता है छात्रों की रुचियों को बढ़ाना। तो 22वें का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। ये भी देखिए जनवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये 22 में ही नहीं, पिछले भी कई एग्जाम हुए हैं जिसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है।
तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019, या वन एक्ट के अधिकार 2007, या राष्ट्रीय वन नीति 1988, या भारतीय वन एक्ट 1927। तो जो वो व्यक्ति जो जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट जो लिया गया है, यह एक्ट लिया गया है वन एक्ट के अधिकार अधिनियम 2007 से। तभी पिछले भी बताए थे, ये भी सही है। तो 23 का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन बोल रहा है किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो कब आया था? वर्ष 2000 में आया था, या फिर 2001 में आया था, या फिर 2004 में आया था, या फिर 2002 में आया था। तो कब आया था भूकंप जिससे गुजरात के कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो वो भूकंप जो है 2001 में आया था। ये भी देखिए नया क्वेश्चन पूछा हुआ है जनवरी 2021 में। तो 24वां हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करते हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2021 तक, अब हम उन पेपरों को सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किसमें कितना सही हो रहा है। आप लोग भी बताइएगा, हम भी आंसर उसमें बताएंगे। तो उसमें क्या होगा कि पूरे जो आज तक जितने भी 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी के पेपरों को हम सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि कौन कहाँ से कितने टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उन टॉपिक्सों को हम लोग फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से फिर रिवीजन करेंगे, ताकि इन्वायरमेंट में कम से कम 24-25 नंबर आ सकें। तो दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। हम अगला वीडियो जब लेके आएंगे इन्वायरमेंट का, तो उसमें जो होगा 2011 का जो पुराना पेपर आया हुआ है, सेम वही पेपर के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और उनको हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा पूछता है। उसके हिसाब से हम फिर तैयारी करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।